दोस्तों, क्या खूब कहा है, आयु आपकी सोच में होती है। जितनी आप सोचते हैं उतनी ही आपकी उम्र होती है। सोच का प्रभाव मन पर होता है और मन का प्रभाव तन पर होता है। तन और मन दोनों का प्रभाव सारे जीवन पर होता है। स्वस्थ सोच से अच्छा स्वास्थ्य बनता है और वैसी ही कार्यक्षमता एवं सफलता निश्चित होती है। इसलिए दोस्तों, हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी सोच और विचार के साथ आप सभी का स्वागत आपके अपने कार्यक्रम धरती धुरारी में। स्वीकार करें कोमल कौशिक का प्रणाम। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खमा गनीसा। मेरा नाम है अनामिका और जिस तरह से कोमल ने बात की स्वस्थ रहने की कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप खुश रहेंगे, इट्स वाइस वर्सा, अगर आप खुश हैं तो स्वस्थ भी रहेंगे। तो स्वास्थ्य की बात चली है तो आज हम आपको शो में रूबरू करवाने वाले हैं स्वास्थ्य जगत के ही, चिकित्सा जगत के ही एक जाने माने शख्स से। लेकिन उनसे मिलने से पहले एक शेर है जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगी कि खुशकिस्मती अपनी जगह, इत्तेफाक अपनी जगह। खुशकिस्मती अपनी जगह, इत्तेफाक अपनी जगह, खुद बनाता है जहां में आदमी अपनी जगह। बहुत खूब। तो इसी बात को जस्टिफाई किया है हमारे आज के गेस्ट ने, जो चिकित्सा जगत के जाने माने नाम हैं। राजस्थान में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में इनका सिक्का चलता है। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश भोजवानी जी का। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बता दें कि सर जो हैं सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं और साथ ही साथ संतोखबा इंस्टीट्यूट ऑफ डाइजेस्टिव साइंसेज सर्जिकल साइंसेज के हेड हैं और मिनिमल एक्सेस सर्जरी के जाने माने ट्रेनर भी हैं। सर, इतनी सारी चीज़ें हैं, बहुत हैवी टर्म्स हैं मेडिकल साइंसेज में, तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ें आपके नाम के साथ में जुड़ी हुई है। आपका सुबह का रूटीन कैसा होता है, मतलब कैसे अपने बिजी स्केड्यूल से आप टाइम निकालते हैं खुद के लिए? खुद के लिए टाइम निकालना तो थोड़ा सा मुश्किल ही होता है जी, इसलिए उसकी डेफिनेशन बदल दी जाती है। तो जहाँ पर भी शायद मैं अकेला बैठ पाता हूँ वो टाइम खुद का हो जाता है। जी जी। अदरवाइज इट इज़ फॉर सबके लिए होता है। जी, क्या बात है। सुबह तकरीबन शायद 7 बजे जगता हूँ और 8:30 बजे से रूटीन शुरू हो जाता है। अच्छा। 8:30 या 9 बजे अस्पताल पहुँचता हूँ। रात को लौटते लौटते शायद 8 या 9 बज जाते हैं। पर अभी मैं थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ पिछले 5-6 साल से। जी जी। तकरीबन 10-12 साल तक ऐसा रहा कि मैं जाता सुबह उसी समय था लेकिन लौट के रात को 2 या 3 बजे आता था, ओह। इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज। तो वो एक अलग समय था। अब मैं काफ़ी रिलैक्स्ड महसूस करता हूँ क्योंकि सिर्फ 12 घंटे काम करता हूँ। जी जी। तो अपने लिए फिर भी थोड़ा बहुत टाइम आप निकालते होंगे, जरूर। अपनी फिटनेस के लिए भी कुछ करते होंगे, क्योंकि पेशेंट्स को बताते हैं कि स्वस्थ रहना है, फिट रहना है, तो खुद के लिए भी कुछ करते होंगे। जब भी पॉसिबल होता है मैं फिटनेस के लिए समय निकाल लेता हूँ। जी। जयपुर में भी होता हूँ तो भी, बाहर होता हूँ तो भी, और तकरीबन 20 से 30 मिनट रोज़ समय निकाल लेता हूँ, कोशिश करता ही हूँ। और शायद वो एक अच्छा पार्ट होता है हमेशा एक रूटीन में, और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और सबको इसलिए मैं एडवोकेट भी करता हूँ। जी क्या जी, बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह की हमने बात की अनामिका, अब बात करते हैं जीवन के सफ़र की। तो उसमें एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जीवन का बचपन। सबसे एक यादगार जिसको आदमी अपने जीवन में कभी नहीं भूल पाता। तो बचपन की अगर हम बात करें सर, कि बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी क्या रही, कहाँ पले बड़े आप? मैं ग्वालियर में पैदा हुआ जी जी। और मेरी पूरी परवरिश भी ग्वालियर में रही, मेरी पूरी स्कूलिंग ग्वालियर में रही। यहाँ तक कि मेरी जो बेसिक कॉलेजिंग, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MBBS और MS भी ग्वालियर में ही रहा। जी जी। उसके बाद फिर मैं ग्वालियर से बाहर आ गया और तब से फिर बाहर ही हूँ। मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ। ओके। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे जी। और मेरी मदर एक गृहिणी है। अच्छा। और मुझे याद नहीं है कैसे, बट जब से भी याद है तब से मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। अच्छा। शुरू से, मतलब बचपन से ही आपके दिमाग में? हाँ, शायद या एक अच्छा एट्रीब्यूट भगवान ने मुझे दिया है जी। कि मुझे कभी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं रहा। तो जब मैंने अवेयरनेस गैदर करी अपने बारे में तो मुझे ये पता था कि मुझे डॉक्टर बनना है। जी जी। मैं जैसे ही MBBS में एंटर हुआ तो मुझे ये पता था कि मुझे सर्जन बनना है। अच्छा, वो भी पहले डिसाइड आप कर चुके तकरीबन थे? मेरे उसके एंटर होने से भी 5-6 साल पहले से मेरे दिमाग में ये होता था कि मुझे सर्जन बनना है। ओके। और जब मैं सर्जरी में एंटर हुआ
तब मेरे दिमाग में ये तकरीबन निश्चित था कि मुझे जीआई सर्जन यानी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट क्या बात, बहुत फोकस्ड। और आई थिंक ये एक शायद सबसे अच्छी बात रही। मुझे नहीं पता कि ये कैसे डेवलप हुआ। जब मैं जीआई सर्जरी के बारे में सोचता था तब मुझे ये भी नहीं पता था कि उसकी स्पेशलाइजेशन इंडिया में अवेलेबल है। और मुझे तब मैं सोचता था कि इंडिया में नहीं अवेलेबल होगी तो शायद मैं विदेश चला जाऊंगा पढ़ने। विदेश में कहाँ जाऊंगा ये भी नहीं पता था। बट ये पता था कि ये करना है। मतलब आपके खुद के जहन में ही ये पहले से आपने निश्चित किया था। कोई ऐसा इंस्पिरेशन या किसी और से नहीं, कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन आया होगा। जी जी। इस वजह से भी हो सकता है कि जहाँ मैं था, हो सकता है मैं किसी की मैंने सफरिंग देखी होगी, या मैंने कुछ ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग कभी ना कभी कोई पेशेंट देखा होगा जिसको देखने के बाद ऐसा लगा होगा कि क्योंकि शायद इसकी एक्सपर्टाइज अवेलेबल नहीं है तो करना चाहिए। हाँ। तो सर के साथ ये अच्छी बात रही कोमल कि सर बचपन से ही फोकस्ड थे कि मुझे जीआई सर्जन ही बनना है। पहले तो मुझे डॉक्टर बनना है, और जब एमबीबीएस में एडमिशन लिया तो उसके बाद आपका एक क्लियर कट गोल था कि मुझे जीआई सर्जन ही बनना है। एक शेर भी है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की ख्वाहिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो आप इतने फोकस्ड थे, डेडिकेटेड थे, तो ये गोल आपसे बचकर जाता कहाँ? आप स्कूल डेज में कैसे थे? जैसे आप हमारे सामने अभी बैठे हैं, आप एक स्ट्रिक्ट सीरियस डॉक्टर हमें दिख रहे हैं, तो बचपन में भी ऐसे ही थे आप, बिल्कुल सीरियस? मुझे सभी लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहुत सीरियस दिखता हूँ, और मैं उन सबको ये कहता हूँ भाई मैं सीरियस हूँ नहीं, लेकिन मेरी शक्ल ऐसी। अच्छा। तो ये नहीं, मैं बचपन से सीरियस तो नहीं था, कभी भी नहीं था। अच्छा। आई वॉज अ स्पोर्ट्स फ्रीक। मैं खेलने में मस्त रहता था, और मैं अपने दोस्तों यारों के साथ हमेशा हंसी मजाक में ही रहता था। जी जी। बट आई वॉज ऑलवेज एन इंट्रोवर्ट। जी जी। तो मैं जिन लोगों को शायद मैं नहीं जानता था उनके सामने काफ़ी शाय और इंट्रोवर्टेड रहता था जी। और शायद धीरे धीरे वो फेशियल एक्सप्रेशंस ऐसे बन गए कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट प्रतीत होता। अंदर ऐसा नहीं, अंदर बहुत सॉफ्ट। ओके। लाइक अ कोकोनट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 26 साल का सफ़र आपका ग्वालियर में रहा, और फिर आप 17 साल से अभी यहाँ जयपुर में हैं। तो ग्वालियर से और जयपुर में आना, तो आपको कितना चेंज, और जयपुर राजस्थान कैसा लगा आपको? मैं जयपुर आने से पहले दिल्ली में था तकरीबन 6 साल। अच्छा। और वो मैं अपने सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए गया हुआ था ग्वालियर से वहाँ। वो MCH किया था, जीवीपत इंस्टीट्यूट से। जी जी। और अगेन ऑल द सेम, ऐसी कृपा रही ईश्वर की कि जब मैं MCH करके ख़त्म कर रहा था, तब ख़त्म करने से पहले भी मुझे ये पता था कि मैं वहाँ नहीं रुकूंगा, मुझे कहीं और जाना है। तो मैंने उस समय ये सोचा था मेरे जहन में कि 4 भारत के शहर हैं जहाँ मुझे अगर अच्छा लगेगा तो मैं उनमें से एक चूज़ करूँगा। उनमें से जयपुर एक था। ओके। हैदराबाद, पुणे और इंदौर 3 और थे। तो मैं 1-2 जगह गया, फिर मैं जयपुर आया। मुझे जयपुर ठीक लगा, जहाँ मुझे ऑफ़र किया गया अस्पताल ठीक लगा। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ 1 साल 2 साल ट्राई करता हूँ। मेरे जहन में ये था कि मैंने सीखा है कोर्स, और मैं शायद उसको डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। जी। तो मैंने वो कोशिश किया। अगेन ऑल द सेम, यू नो, जैसे आपने कहा खुशकिस्मती, इत्तेफाक, सब कुछ। तो वो चीज़ें बनती गई। जी जी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि शायद शुरू से ही एक दिमाग में एक इम्प्रेशन था कि वहाँ जाऊँगा जहाँ सुकून है और जहाँ आसपास लोग अच्छे हैं। जी जी जी। और शायद वो चीज़ मैं हमेशा अपने दोस्तों को कहता हूँ कि मैं राजस्थान में शायद इसलिए हूँ कि मुझे यहाँ के लोग पसंद है। क्या अरे वाह, बहुत खूबसूरत बात है। बहुत कॉर्डियल, बहुत कंजीनियल एंड वेरी प्लेन हार्टेड, सिंपल पीपल। तो क्यों ना लोगों को भी जोड़ ही लेते हैं शो के साथ में। आपको बता दें कि आज शो में हमसे मुखातिब हैं डॉक्टर राजेश भोजवानी। आप सीनियर कंसल्टेंट हैं, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी के भी जाने माने ट्रेनर हैं, और राजस्थान में ही नहीं पूरी दुनिया में इनका नाम है। जाने माने सर्जन डॉक्टर राजेश भोजवानी से बात करने के लिए आप इन नंबर्स पे डायल कर सकते हैं, 0141-270-4098 एंड 0141-270-4999। तो सर एक बार फिर से लौट के चलते हैं आपके MBBS के दिनों में। कॉलेज का या स्कूल टाइम का कोई रोचक किस्सा याद आ रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग
कभी आपने शरारत की हो? बिकॉज आपने कहा कि मैं मस्ती तो करता था दोस्तों के साथ में, कुछ याद आ रहा है? हाँ, बहुत से किस्से रहे होंगे। जी जी। और कई बार उन मस्तियों में शरारत के लिए सजा भी मिली। अच्छा। और जैसा सबका बचपन होता है वैसा जी, रहा जी। होगा। बट मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं बहुत शाय होता था, जैसे मैंने कहा मैं लोगों से बात नहीं कर पाता, तो और खासकर लड़कियों से बहुत घबराता था। मुझे उनको हेलो करने में भी जोर जाता था। अच्छा। तो ऐसा कई बार हुआ, और जब भी दोस्तों के साथ रहता था तो मेरा यही मजाक उड़ाया जाता था, तो अभी भी याद रहता है। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सो स्वीट। बहुत बढ़िया। सर, आप यहाँ जब आप इंडिपेंडेंटली वर्क करने लगे एज गैस्ट्रो सर्जन, तो हम उस फर्स्ट मोमेंट जब आपने इंडिपेंडेंट फर्स्ट केस आपने किया, वो आपका आज अगर आप याद कर पाते हैं उस पल को और इतना अनुभव के बाद, तो वो कितना फ़र्क आपको लगता है? कैसा फील हुआ था जब आपने फर्स्ट केस किया था खुद आप? हाँ, एक्चुअली क्या सर्जिकल ट्रेनिंग में फर्स्ट केस के जैसा शायद नहीं होता है, क्योंकि बड़ी स्ट्रक्चर्ड और ग्रेजुएटेड ट्रेनिंग होती है। जी जी। तो जब भी हम लोगों को सिखाया जाता है तो पहले उसकी थियोरेटिकल नॉलेज जी हमको गेन कराई जाती है। फिर जब हम कोई ऑपरेशन को काफ़ी बार असिस्ट करते हैं, जी फिर जब हम पहली बार परफॉर्म करने लगते हैं तो हमको एक सीनियर व्यक्ति जो जिसको उसकी नॉलेज होती है और जो काफ़ी एक्सपीरियंस होता है, वो हमको असिस्ट करता है, जी। देखता है कि हम उसको सही ढंग से कर पा रहे हैं कि नहीं। और फिर कुछ समय के बाद, कुछ केसेस के बाद फिर हमको अकेला छोड़ा जाता है। ओके। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम उसको फर्स्ट केस कह पाएंगे, क्योंकि जब शायद वो मैंने कोई फर्स्ट केस किया होगा, इसका मतलब होगा कि उससे कम से कम 100 बार पहले मैं उस ट्रेनिंग के थ्रू गुजर चुका हूं। ट्रेनिंग के थ्रू मतलब आपने किसी सीनियर It's डॉक्टर को like a असिस्ट pilot. किया होगा। असिस्ट किया हो। जैसे पायलट होता है, जी जी जी। तो उसको पहली बार में अकेला नहीं छोड़ दिया जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है, और ये हर डिफरेंट ऑपरेशन जी के जी, लिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांसमेंट्स देखने में आते हैं। तो अब ये ट्रेनिंग, एक समय था जब मैं ट्रेनी था, अब समय है जब मैं ट्रेनर हूँ। जी। तो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से काफ़ी चीज़ें आसान हुई हैं, जी 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 ट्रेनी के लिए भी, ट्रेनर के लिए भी। जी जी जी। हमारे पास मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास तरह तरह की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो अब हमको समय नहीं लगता कि जो चीज़ कल अमेरिका में उपलब्ध है आज भारत में उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये गैप 20 साल का होता था, और एक व्यक्ति वहाँ जाता था, सीख के आता था, फिर वो उसको उतना ट्रांसलेट करने की कोशिश करता था, 50% ट्रांसलेट कर पाता था, 25% एब्जॉर्प्शन होता था, और 10% एग्जीक्यूशन होता था। Right. तो एक से एक, तो उसमें समय बहुत लगता था। आजकल ऐसा नहीं, जी जी हर चीज़ यूट्यूब पर उपलब्ध है। Right. तो ट्रेनिंग बहुत आसान है, बट साथ ही साथ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। जी 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 जी। तो एक ट्रेनी के लिए समस्या है कि इतना जब सामान उपलब्ध है तो उसमें से क्या सीखा जाए। बिल्कुल और बिल्कुल। ट्रेनर के लिए भी एक समस्या है, क्योंकि उसमें से क्या ग्रैस्प करना है, क्या आगे बढ़ाना है, ये उसको सोचना पड़ता है। जी जी जी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की दुनिया में, की होल सर्जरी की दुनिया में आप जाना माना नाम है, और जहां तक हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश से आने वाले आप फर्स्ट एवर जीआई सर्जन हैं। जी हाँ। तो ये अचीवमेंट कैसा था, मतलब ये सफर कैसा था इस अचीवमेंट का? ये सफ़र अब जब मैं पीछे मुड़ के सोचता हूँ तो काफ़ी अच्छा और रोचक था, जी जी। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्ट्रेन्यूअस था कि मुझे याद ही नहीं है। अच्छा। वो 10 साल कैसे निकले मुझे नहीं याद है। वहाँ सुबह शाम दिन रात एक ही काम होता था, या तो काम करना या पढ़ना, काम जी, करना या पढ़ना। जी। एक दिमाग में एक भूत सा सवार था, शायद उसी वजह से वो मैं कर भी पाया। और एक मन में चाह थी खुद को प्रूव करने की, और किसी के लिए नहीं, खुद के लिए ही चाह थी कि एक प्रूव करना है खुद को। तो शायद उस सफ़र में 10 साल निकल गए और मुझे पता नहीं लगा। वो 10 साल ऐसे थे, 12 साल जब मैं अपने रिलेटिव्स से दूर हो गया, दोस्तों से दूर हो गया, हर चीज़ से दूर हो गया। मुझे पता ही नहीं था, मैं किसी का फ़ोन ही नहीं अटेंड करता था, मुझे कौन कहाँ है मुझे नहीं पता था। मेरे साथ के जितने कजिन्स थे सबकी शादियां हो गई, मुझे पता ही नहीं था। जब मैं उनसे मिलता था, कैसे हो, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तो पता लगता था शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए।
तो वो एक बड़ा अजीब सा समय होता है, वो शायद 10-12 साल शायद सबकी ज़िंदगी में होता है। वो प्रोफेशन पे भी डिपेंड करता है। जी हाँ। तो उस वक्त आपके पास टाइम नहीं था दोस्तों के लिए या लोगों से बात करने के लिए, लेकिन आज तो है, और कोई है खास हमारे साथ फोन लाइन पे जो आपसे बात करना चाहते हैं। जरूर। हेलो। 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 गुड मॉर्निंग सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर नीरज कुमार शर्मा। डॉक्टर नीरज शर्मा हमारे साथ हैं। सर गुड मॉर्निंग, धरती धोरारी में स्वागत है आपका। डॉक्टर राजेश भोजवानी हमारे सामने बैठे हैं, तो सर से आप क्या कहना चाहेंगे? सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? जरूर। डॉक्टर भोजवानी साहब हमारे सीनियर हैं और संतोषा दुर्लभ जी हॉस्पिटल के सच्चे कर्मवीर जी। इनके कर्म योग से इन्होंने हजारों जिंदगियां बचाई हैं, और हम जैसे जो जूनियर या डॉक्टर्स हैं उनके लिए एक मार्गदर्शक। हम उनके पदचिन्हों पे और उनके सानिध्य में काम करके बहुत ही अपने आप को महसूस करते हैं, गर्वान्वित हैं, और हमें और पूरे संतोषा दुर्लभ जी परिवार को उन पे जी जी जी। डॉक्टर नीरज, आपसे रिक्वेस्ट है अपने टीवी सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा लोअर डाउन कीजिए प्लीज, थोड़ा कम कर दीजिए सर। तो डॉक्टर नीरज आपके साथ हैं, आपके कलीग हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे इनसे? नीरज एक मेरे मित्र हैं, कलीग हैं जी। बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन और बहुत ही सॉफ्ट व्यक्ति हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और इस मुस्कुराहट और एक सॉफ्ट पर्सनालिटी के पीछे एक बहुत ही टफ और कॉम्पिटेंट कार्डियक सर्जन है एक्चुअली जो उनको देख के लगता नहीं है, और बहुत ही अच्छे कार्डियक सर्जन है। थैंक यू नीरज। थैंक यू सर। डॉक्टर नीरज जी, आप कुछ सर के लिए 2 लाइन गा सकते हैं? कुछ दोस्ती के नाम या सीनियर डॉक्टर होने के। डॉक्टर नीरज डिस्कनेक्ट हो गए हैं इस समय फोन लाइन से। सो बैक टू द शो सर। 0141270409 एंड 0141270499 ये नंबर्स हैं, आप कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर राजेश भोजवानी से बात कर सकते हैं। डॉक्टर भोजवानी राजस्थान के जाने माने सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, की होल सर्जरी में जाना माना नाम है, और 25,000 से भी ज़्यादा सर्जरीज सर परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन राजस्थान में आने वाले भी आप फर्स्ट एवर जीआई सर्जन थे, तो ये अचीवमेंट भी अपने आप में बहुत ख़ास है सर। हाँ, खास इसलिए है क्योंकि मैं पहला था। जी जी। जब हम सर्जरी में स्पेशलाइज करते हैं और उसके बाद सुपर स्पेशलाइज करने की बारी आती है, तो हम में से ज़्यादातर लोग सुपर स्पेशलाइज करना चाहते हैं, और हम अपनी एक फील्ड चुनना चाहते हैं। जी जी। जैसे कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ऐसे ही जीआई सर्जरी भारत में इसकी ट्रेनिंग, स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग एमसीएच के फॉर्म पे अभी सिर्फ शायद 25 साल पहले शुरू हुई है। जी जी। कार्डियक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, दूसरे डिसिप्लिन उससे पहले शुरू हो चुके थे, और ये एक तरह से नया सब्जेक्ट था, और नया सब्जेक्ट था, ट्रेनिंग सेंटर्स कम थे, तो सीट्स भी कम होती थी। तो उस समय क्योंकि एक जज्बा था, एक नशा था, तो उसको क्वालिफाई करके, क्योंकि वो सबसे लास्ट में सबसे यंग स्पेशलिटी है ये, और इसमें एक तरह से ये भी देखा जाता था कि स्कोप बहुत था, और अभी भी है। और मेडिकल स्पेशलिटी में एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जैसे जैसे जिस फील्ड में एडवांसमेंट होता है, कुछ फील्ड्स ऐसी होती हैं जिसमें एडवांसमेंट रैपिड पेस पर नहीं हो रहा, स्लो पेस पर हो रहा है जी। तो जीआई सर्जरी में काफ़ी रैपिड एडवांसमेंट, रैपिड पेस पे हो रहा था। जी 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 जी। तो क्योंकि रैपिड पेस पे होता है तो वो स्पेशलाइजेशन बड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो उस समय जब मैं क्वालिफाई करके राजस्थान में आया था, तो मैंने ये रियलाइज़ करा कि शायद यहाँ पहले कोई था ही नहीं, क्योंकि ये एक यंगर स्पेशलिटी थी। जी जी जी। एडवांसमेंट की सर बात की, काफ़ी चेंजेज आए हैं। पहले मेजर सर्जरी होती थी, आजकल मिनिमल एसेस सर्जरी, जो कि एक दूरबीन शल्य चिकित्सा का आजकल काफ़ी चलन है। उससे जो हमारा मेजर ऑपरेटिव सिस्टम था और जो दूरबीन शल्य चिकित्सा है, उससे कितना फ़ायदा हुआ है समय का, पेशेंट की रिकवरी में कितना हमको चेंजेज आए हैं? काफ़ी ज़्यादा। और जो की होल सर्जरी या दूरबीन जिसको कहते हैं, ये मेरा पैशन है। अरे बहुत। और जब मैं राजस्थान आया था, जयपुर आया था, तो उससे पहले मैंने सिर्फ एक ऑपरेशन जो गॉलब्लैडर का होता है वो मैंने देखा था, सीखा था, असिस्ट किया था जी। और जब मैं जयपुर आके इंडिपेंडेंटली कंसल्टेंट बन गया जी, तो मेरे
जहन में ये बात आती थी कि हम दूसरे ऑपरेशन भी इस पद्धति के थ्रू कर सकते हैं। और तब कुछ ऑपरेशंस ऐसे थे जो भारत में हो रहे थे दूसरे सेंटर्स पर, जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन, हर्निया का ऑपरेशन, और कभी कभार कोई थोड़ा सा बड़ा ऑपरेशन। लेकिन कुछ ऐसे ऑपरेशन थे जो भारत में नहीं हो रहे थे और काफ़ी कॉम्प्लेक्स माने जाते थे, और जो विदेश में हो रहे थे और हम जर्नल्स में आर्टिकल्स पढ़ते थे। और तब उसकी एक कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग भारत में अवेलेबल भी नहीं थी, और एक्चुअली विदेश में भी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ही उन चीज़ों को समझा जा रहा था और डेवलप करने की कोशिश की जा रही थी। तो मुझे याद है कि तब मेरे सीनियर थे, मेरे गुरु थे डॉक्टर BN भार्गव साहब, उनको मैंने रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्टीज़ को बात करके मुझे एक लैप्रोस्कोपिक सेट दिलवाया था। क्या बात है। और हालांकि क्योंकि मैं बहुत जूनियर था और ऑपरेशन थिएटर काफ़ी बिजी रहता था, सीनियर सर्जन्स होते थे, तो मैं तकरीबन ऐसा रहा कि 7-8 साल तक जब थिएटर खाली हो जाता था और सेट मेरे पास होता था, तो मैं दिन में 3 बजे अपना काम शुरू करता था और रात के 2-3 बजे तक काम करता रहता था। और मैंने वो ऑपरेशंस की होल पद्धति से करना शुरू किए जो मैंने कभी देखे नहीं थे, जिनका सिर्फ मैं जर्नल से, आर्टिकल्स से उनके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता था। क्या बात है, क्या बात है। और उसके लिए कोई स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग भी नहीं थी, मैं खुद ही उसको बैठ के सोचता था, खुद ही उसको प्लान करता था, खुद ही उसको स्ट्रेटेजाइज करता था। और आई कैन टेक प्राइड इन टेलिंग यू कि वो काफ़ी सारी टेक्निक्स मैंने विदाउट एनी फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि फॉर्मल ट्रेनिंग अवेलेबल ही नहीं थी, वो हमने खुद डेवलप करी। और आज वो सबके सब मेथड्स वो मैच्योर हैं। तो उस समय शायद हम इंडिया में वी वर अमंग्स्ट दी पायनियर्स। इंडिया में सिर्फ 2 या 3 सेंटर्स ही वो काम कर पा रहे थे। और ये भी चीज़ मैंने तकरीबन 7-8 साल बाद रियलाइज़ करी जब मैंने खुद जाकर के प्रेजेंट करना शुरू करा। मुझे नहीं पता था कि इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात है। मैं ये सिर्फ कोशिश कर रहा था कि मुझे ये करना है जैसा लोग कर रहे हैं। जब मैं उसको इंडिया में जाके प्रेजेंट करने लगा तो मुझे पता लगता था कि इंडिया में कोई कर ही नहीं रहा, सिर्फ 1 या 2 व्यक्ति ही करते हैं। और उसके बाद से फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग्स भी शुरू हुई और हमने भी लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, और आज वो ज़्यादातर टेक्निक्स मैच्योर हैं, स्टैंडर्ड हैं एक्चुअली। और अब आलम ये है, जो सर से बात भी हुई थी, कि पहले लोग ट्रेनिंग के लिए बड़ी सिटीज का रुख करते थे, लेकिन आजकल मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर जैसे सिटीज से, इनफैक्ट विदेशों से भी लोग सर के पास आ रहे हैं। कई बार हमारे पास ऑब्जर्वरशिप्स के लिए कई बार काफी लोग, ये एक्चुअली जयपुर के लिए, राजस्थान के लिए बहुत ही बड़े गर्व का टॉपिक है ये हमारे ट्रेनिंग की आपने बात की। शायद मेरे हिसाब से आपने फर्स्ट सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के अंदर आपने टीचिंग डिपार्टमेंट भी शायद आप ही के डायरेक्शन में चालू हुआ है, उसके बारे में भी हम चाहेंगे कि आप बताएं। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी मेडिकल स्पेशलिटी विदाउट टीचिंग एंड ट्रेनिंग बोथ वेज, बिल्कुल हमारे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को सिखा रहा हूँ। जब मैं किसी को सिखा रहा हूँ, वो तो चाहे कितना भी जूनियर हो, वो भी मुझे कुछ ना कुछ सिखा रहा होता है, क्योंकि वो भी पढ़ रहा होता है, मैं भी पढ़ रहा होता हूँ। तो विदाउट दिस म्यूचुअल लर्निंग एंड शेयरिंग मेडिकल एडवांसमेंट पॉसिबल नहीं है, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए। और ये हमारी हिपोक्रेटिक ओथ में भी बताया जाता है जब हम मेडिसिन में एंटर होते हैं। तो मेडिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें रोज की रोज डिस्कशंस, ट्रेनिंग, लर्निंग का अपना एक महत्व है। राइट। और सिर्फ जिसको एक प्रैक्टिस की तरह देखा जाता है, एक प्रैक्टिशनर तब तक खुद को एक लेवल से ऊपर नहीं ले जा सकता जब तक उसके साथ ट्रेनिंग, टीचिंग, लर्निंग, शेयरिंग साथ ना चल रही हो। मैं बहुत स्ट्रांगली इस चीज़ को बिलीव करता हूँ, और इसी के चलते हमने काफ़ी पहले से हमारे डिपार्टमेंट में, यूनिट में ट्रेनिंग और टीचिंग को इनकॉर्पोरेट किया था। और हम खुशकिस्मत रहे कि सरकार ने और जो नेशनल बॉडीज़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करा, और आज हम अभी इस समय राजस्थान में हमारा एकमात्र डिपार्टमेंट है जिसको नेशनल बॉडीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है टू ट्रेन एंड टीच। शायद आपने 2 सीटें DNB के लिए और 1 सीट शायद FNB के लिए भी आपने ऑफर की। FNB 1 साल का मिनिमल एक्सेस सर्जरी के लिए है, और DNB सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के लिए 3 साल का। और ये सब मेरिटोरियस
न्यू सर्जन्स, यंग सर्जन्स, ये सब के सब नेशनल लेवल पे सिलेक्ट होकर के सब के सब बहुत अच्छे मेहनती और मेरिटोरियस बॉयज़ होते हैं, वो आते हैं। क्या बात और है। यहाँ पे साथ तो काम सर ये तो है बात आपकी प्रोफेशनल लाइफ की, लेकिन कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, और इन योर केस इट्स योर वाइफ। या आई एम श्योर यू कैन से दैट। मेरी वाइफ एक गायनेकोलॉजिस्ट है और पहले हम दोनों ही दिन रात काम करते थे जी। फिर हमारा बेटा छोटा था तो फिर हमने ये रियलाइज़ किया कि ये मुश्किल काम है थोड़ा, तो शी डिसाइडेड टू क्विट हर करियर। और आप उस समय रात के 2 बजे आते थे घर? तकरीबन रोज़। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऐसे नहीं चल पाएगा क्योंकि बच्चे को भी देखना है, घर को भी देखना है और इन महाशय को भी देखना है बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने अपना गायनिक करियर छोड़ करके जी जी। और अब वो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ आउटरीच सर्विसेज है जिसमें चैरिटी NGOs के साथ काम करना, अवेयरनेस, एजुकेशन, फिलैंथ्रोपी, उस डिपार्टमेंट को हेड करती हैं। जी। क्या बात है। तो ये कह सकते हैं कि आपके करियर को शेप अप करने के लिए मैम का बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें, बहुत बड़ा सहयोग। जी जी। आप यूनिवर्सिटी डेज की अगर बात करें तो आप टेनिस के चैंपियन भी रह चुके हैं। जी हाँ। तो जी। कैसे थे वो दिन? बहुत अच्छे, शायद सबसे अच्छे दिन। गोल्डन डेज। गोल्डन डेज जो मुझे याद हैं। जी जी। और गिवन अ चांस मैं फिर से वो दोहराना चाहूँगा जब मुझे रोज़ खेलने की आज़ादी हो, मैं रोज़ 4 घंटे खेल पाऊँ और फिज़िकली फिट भी रहूँ। एक जो शायद मैं ये बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है जी जी। और वाइल जब आप एक्टिव रहते हैं किसी भी स्पोर्ट में और आपके फेलो स्पोर्ट्समैन होते हैं जी। उसके साथ जो स्पिरिट डेवलप होती है, जो एक जज्बा डेवलप होता है, वो ज़िंदगी में बहुत काम आता है। जी जी। आपकी टॉलरेंस, एंड्योरेंस बढ़ाने में, एक सही दिशा में सोचने के लिए इन अ वेरी हेल्दी मैनर, जी राइट। वो शायद पूरी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ और मैंने अपने बेटे को भी हमेशा कहा, वो भी टेनिस में he also played the circuit Very in the nice. state, कि अगर कोई एक्टिवली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करता है तो उसको आगे लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हर तक उसको मदद मिलेगी। ये बात तकरीबन निश्चित है। मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। जी जी। तो अब तो आप वक्त निकाल नहीं पाते होंगे टेनिस के लिए? अब वक्त नहीं निकाल पाता। जी जी। एक फोन कॉल और है कोमल सर के लिए, बात कर लेते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनीष बोल रहा हूँ जयपुर से, डॉक्टर मनीष शर्मा। डॉक्टर मनीष, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश भोजवानी सर हमारे सामने बैठे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं सर के लिए? मैं तो सबसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैंने सबसे बहुत कुछ सीखा है। मैं 2007-8 के अराउंड सर के कांटेक्ट में आया था। सर मुझे नहीं जानते पर एज ए डॉक्टर, एज ए जूनियर मैंने बहुत कुछ सर से सीखा। सर बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है, बहुत ऊंचे दर्जे की चिकित्सक है। तो सर आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि आज जो भी मैं अपने प्रोफेशन में करता हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी झलक मिलती है मुझे। क्या बात है सर। थैंक यू तो डॉक्टर मनीष। आप इंस्पिरेशन की तरह हैं उनके, दो आप उनको पर्सनली जानते नहीं हैं पर वो आपसे हमेशा सर, मुझे इंस्पायर नहीं होते जानते, रहते सर, हैं। हाँ, मैं सबके कांटेक्ट में रहा हूँ तो बहुत हम्बल पर्सनैलिटी है सर। हम जैसे जूनियर चिकित्सक जो है उनके लिए इंस्पिरेशनल है। क्या बात है, थैंक यू सो मच Thank you, सर। thank you आप so कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आई एम नॉट श्योर कि वो जैसा मुझे जिस दर्जे पे रख रहे हैं वैसा मैं डिज़र्व करता हूँ। बट मुझे खुशी है अगर मैं किसी को कुछ इंस्पायर कर पाया तो, बट शायद मुझे पता नहीं कि मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि लोग इंस्पायर हों मुझसे। बेशक आप ऐसा काम कर रहे हैं सर, तभी लोग आपके फैन हैं, आपके एडमायरर्स हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। 0141270409 एंड 0141270499 ये नंबर्स हैं हमारे, आप कॉल कर सकते हैं। हमारे सामने आज स्टूडियो के हॉट सीट पर बैठे हैं डॉक्टर राजेश भोजवानी। आप सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, मिनिमल एक्सेस सर्जरी की दुनिया में जाना माना नाम है
और सर की होल सर्जरी से भी जुड़े हुए हैं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आजकल गॉल स्टोन्स की प्रॉब्लम जो है वो बहुत आम हो गई है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे लगता है तकरीबन हर दूसरे या तीसरे व्यक्ति को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो वो ऑपरेटिव सर्जरी जो है, जो ऑपरेशन वाली स्टेज है, वो तो बाद की बात है। क्या उसको प्रिवेंट किया जा सकता है? कुछ प्रिकॉशंस रखे जा सकते हैं? किस एज से हम इन चीज़ों को स्टार्ट करें? लाइफस्टाइल चेंजेस हों, ईटिंग हैबिट्स हों? देखिए, जहाँ तक गॉल ब्लैडर के स्टोन्स का सवाल है, एक एग्जैक्ट कारण तो अभी तक नहीं जाना जा सका है कि इस व्यक्ति को इस वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन बना होगा। बट कहीं ना कहीं इसमें लाइफस्टाइल रोल प्ले करती है। उसका कारण ये है कि जितने जोग्राफिकल रीजन्स हैं, फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में ये उतना कॉमन नहीं है, नॉर्थ इंडिया में बहुत कॉमन है। अच्छा। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ ये बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और नॉर्थ इंडिया में ये इतना कॉमन है। जी। ओके। तो कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल प्ले करता होगा एक रोल। और इसको ये भी हमारे पास साइंस के पास अभी कोई निश्चित इसका आंसर नहीं है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। पर लाइफस्टाइल को अगर ठीक रखा जाए तो शायद कुछ लोगों में इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। और लाइफस्टाइल का मतलब नियमित व्यायाम जी और अपना खान पान सही रखना, शायद उसमें एक फैक्टर रहता होगा। जी। नॉर्थ इंडिया में नॉट ओनली गॉल स्टोन, गॉल ब्लैडर का कैंसर भी काफ़ी देखने में आता है। ओके। पर्टिकुलरली उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान की तरफ, नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में इतना नहीं देखने में आता। जी। तो काफ़ी सारी रिसर्च चल रही है और ये देखा जा रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे फैक्टर्स हों जो इसको बढ़ावा दे रहे हों, उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। बट मैं ये कहूँगा कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टे अवेयर। जी। लोगों को इसकी जानकारी होना चाहिए और जब भी ऐसा कहीं डिस्कवर होता है तो एक स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए। जी सर, अनामिका सर, जीआई ऑन्कोलॉजी भी सर का फील्ड है। हम जानना चाहेंगे कि आप रेक्टल कैंसर बड़ा टिपिकल सर्जरी होती है और आपने काफ़ी लाइव डेमोस्ट्रेशन और लाइव वर्कशॉप में नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आपने ऑपरेट किया है। तो वो एक तो आपने पहले से डिसाइडेड है और एक लाइव करना, उसमें कितना अपने आप में चैलेंजिंग होता है? लाइव करना एक चैलेंज होता है क्योंकि लाइव करना, एक तो आप जब ऑपरेट कर रहे हैं तो काफ़ी सैकड़ों लोग या 1000 लोग आपको देख रहे हैं। वो आपके हर स्टेप को देख रहे हैं, उसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप हर चीज़ क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, कितना क्लैरिटी और नीटनेस से कर रहे हैं, उसको आंका जा रहा है। और तो नेचुरली थोड़ा सा प्रेशर डिफरेंट होता है जब सब आपको वॉच कर रहे हैं। बट बहुत जल्दी मैंने ये रियलाइज़ कर लिया था, शायद 1 या 2 डेमोन्स्ट्रेशन के बाद ही, कि अगर आप जब भी लाइव कर रहे हैं, अगर आप उस फैक्टर को अपने दिमाग से निकाल दें कि ये लाइव जा रहा है और आप उसको अपनी तरह से करते रहें, नॉर्मल जैसे करते हैं, तो शायद वो बेस्ट साबित होता है। और मैं पिछले कई बार से यही करता हूँ। जी। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि कोई देख रहा है। जी। क्योंकि नेचुरली जब लाइव कर रहे होते हैं तो वो सामने नहीं होते, वो ऑडिटोरियम में होते हैं, लोग वहाँ ट्रांसमिशन हो रहा होता है। जी। और लेकिन ऐसा भी सैकड़ों, बिकॉज हमारे यहाँ ऑब्जर्वर्स आते रहते हैं, समाउ शुरू से ही मैं इससे काफ़ी कंफर्टेबल था। मुझे अच्छा लगता है कि लोग उसको देखें और शायद सीखें ऑफ कोर्स। और लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब वो मुझे पूछते हैं कुछ, और शायद उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर वो मुझे मेरी गलतियाँ बताते हैं कि शायद जैसा आप कर रहे हैं उसको उस तरीके से बेहतर किया जा सकता था। एक्चुअली मुझे अच्छा लगता है क्योंकि उसके बाद जब मैं अगर उस चीज़ को नेक्स्ट टाइम ट्राई करता हूँ, खुद इवेल्युएट करता हूँ और उनमें से कुछ चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करता हूँ, तो मैं खुद ही ये रियलाइज़ करता हूँ कि मैं अपने मायने में बेहतर हो रहा हूँ धीरे धीरे। सर, तो आप अमूमन
इतने ही सीरियस रहते हैं जितने आज शो में हैं पेशेंट्स के सामने? क्या आप हंसते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि पेशेंट्स जो हैं वो डॉक्टर की स्माइल देखकर आधे ठीक हो जाते हैं, बाकी उनकी दवाइयां काम करती हैं। घर पे भी आप ऐसे ही हैं सीरियस? मेरे साथ पेशेंट्स थोड़े डिसएडवांटेज रहते हैं क्योंकि उनको मेरी स्माइल देखने को नहीं मिलती तो वो 99% ठीक होते हैं, शायद 100% कम हो पाते हैं। बट ये ऐसा नहीं है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। जी 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 मुझे गुस्सा ज़रूर जल्दी आता है जी जी लेकिन मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। जी जी वो धीरे 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 किसी न किसी वजह से मैं ऐसा दिखने लग गया, मेरी शक्ल ऐसी हो गई कि मैं स्ट्रिक्ट दिखता हूँ। तो घर पे आप कैसे हैं? घर पे आपका एक सन है, आपकी वाइफ हैं, टुवर्ड्स देम आपका कैसा नेचर होता है? वो भी आपको कहते हैं कि आप हॉस्पिटल जाते जाते बिल्कुल सीरियस हो गए हैं? हाँ, कई बार कहते हैं और बट देन दे नाउ नो, दे ऑफ कोर्स वो भी समझते हैं कि ही इज नॉट लाइक दैट, ये बाहर से ऐसा है। मैं थोड़ा सा शायद एक आदत सी पड़ गई है, एक नियमित दिनचर्या और डिसिप्लिन की, उसके हिसाब से चलता हूँ और बहुत जल्दी खुद को चेंज नहीं कर पाता हूँ। आपने कहा कि आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसके लिए भी कुछ करते हैं आप? दवाइयाँ तो ऑफ कोर्स उसके लिए होती नहीं है कोई दवाई नहीं होती। मेडिटेशन या कुछ और? कोशिश करता हूँ, पहले से काफी सुधर गया हूँ। पहले बहुत ही जल्दी आता था, अब कम आता है, जी जी बट भूल जाता हूँ, जी जी बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। सुबह गुस्सा हो के दिन में भूल जाता हूँ। बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा है, अच्छी बात है। नाम क्या, हमारे दर्शकों में से किसी का एक क्वेश्चन है दर्शक का कि वो जानना चाहते हैं आजकल बैरिएट्रिक एंड मेटाबॉलिक सर्जरी, मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या है, उससे काफ़ी बीमारियां एक ही उससे काफ़ी जुड़ी हुई रहती हैं, तो वो सर्जरी कितनी सक्सेस है, कब कराना चाहिए और कितना उससे आगे कोई पोस्ट ऑपरेटिव कोई नुकसान तो नहीं है? इवन वेट लॉस के लिए भी लोग बैरिएट्रिक सर्जरी की तरफ जा रहे हैं। आजकल लोगों में ये समस्या है। जी आप, ये एक अच्छा सवाल है और मैं इस पे कुछ बोलना चाहता हूँ। जी जी अब वो समय निकल गया जब लोगों को इसके बारे में पता नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। अब हर व्यक्ति समझता है कि बैरिएट्रिक सर्जरी होती है। जी जी बट शायद इस समय ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है लोगों के समझने के लिए कि बैरिएट्रिक सर्जरी वेट लूज़ करने के लिए और कुछ बीमारियों से निजात पाने के लिए, जैसे डायबिटीज़ या उससे रिलेटेड जो रोग हैं जो कि उन व्यक्तियों में हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, जी जी उनके लिए है। बिल्कुल, इसकी स्ट्रिक्ट डेफिनेशंस हैं और इसके रिजल्ट्स भी जो एक्सपेक्टेड हैं वो डिफाइंड है। जी जी और अगर सही तरीके से किया जाए तो उसको वो रिजल्ट्स मिलते हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि इसको कॉस्मेटिक रीजंस से नहीं करना चाहिए। जी जी ठीक है, बेहतर दिखने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी नहीं करनी चाहिए। जी जी बेहतर दिखने के लिए अलग सर्जरी है जो प्लास्टिक सर्जरी में आती है, कॉस्मेटिक सर्जरी करी जाती है। बैरिएट्रिक सर्जरी को इसलिए किया जाता है जिससे कि वजन कम हो और उस वजन से जुड़ी हुई जितनी बीमारियां हैं जी उससे आपको निजात मिले या वो प्रिवेंट हो जाएं, जिससे आपकी लाइफ बढ़े और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरे। जी 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 लेकिन बेहतर दिखने के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी करना उचित नहीं है। जी 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 और एक इम्पॉर्टेंट मैसेज तो मैं देना चाहूँगा सोसाइटी को कि आफ्टर ऑल ये हमारी बहुत लिबरल और ओपन सोसाइटी है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे यहाँ कुछ रेगुलेशंस भी हैं, बट उसके बावजूद भी कई बार आपको किसी न किसी ज़रिए से आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स, मार्केट फोर्सेस जिनको आप कह सकते हैं, जी जी आपको अफेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपको ल्योर करने की कोशिश करेंगे। बेहतर होगा कि आप जो भी मेडिकल एडवाइस की तरफ जा रहे हैं तो उसको खुद भी पढ़ें। आजकल गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, पर ज़्यादा ना पढ़ें। जी जी सर, आप फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, तो चलते चलते क्यों ना जाने कि आप जो रूरल एरियाज़ के लिए या सबर्बन एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है उनके लिए भी आप काम कर रहे हैं, कुछ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं उनके लिए। जी, मेरी वाइफ एक्चुअली फिलैंथ्रोपिस्ट है और मैं उस चीज़ को कम समय दे पाता हूँ, पर मैं एक अपने तरीके से उस चीज़ को कर पाता हूँ। तो जैसे जो गरीब मरीज़ आते हैं उनकी मदद करना, उनको बिना बताए किसी न किसी तरीके से हमने कोशिश करी है। हमने बहुत कोशिश करी है कि जितने सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं उनको किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट में अवेलेबल कराया जाए, उनको कहाँ पे कॉस्ट कटिंग की जा सकती है उसके लिए।
और इसीलिए मैं जहाँ जिस अस्पताल में हूँ वहाँ रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि हमारे पास एक ज़रिया है कि हम लोगों को जितना फ़ायदा हो सके उसके लिए दें। और मेरे दिमाग में है, शायद बहुत जल्दी वो आइडिया मैच्योर होगा जब हम रूरल एरियाज़ में और जो सब अर्बन एरियाज़ हैं, या ये कह लीजिए कि जो थोड़े अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके लिए शायद हम इस सर्जरी को और बेहतर, सस्ता, उतना ही इफ़ेक्टिव बना करके उसको हम शायद बिल्कुल। वी विश यू ऑल द बेस्ट सर। आप जो काम कर रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और आगे भी आपके जितने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं सब सक्सेसफुल हों। आप शो में आए, हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। और दर्शकों से भी इजाज़त ले लेते हैं कोमल। आज शो में हमारे साथ रहे डॉक्टर राजेश भोजवानी, राजस्थान के जाने माने सीनियर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। आज के शो से अनामिका और कोमल को दीजिए इजाज़त। धरती धोरारी के मंच से आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।